हेलो जी, गुड मॉर्निंग। फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स ऑफ सीए फाउंडेशन, सीए आदित्य चौधरी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर। डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फाउंडेशन के सिलेबस में। लगभग हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन के बारे में बेसिक सी चीज बताता हूं मैं, जो आपने 11th 12th या तो अभी तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा एट सीए फाउंडेशन लेवल। अगर आपने 11th 12th में कॉमर्स नहीं था आपके पास तो आ जाओ। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें देखते हैं जिससे आपको समझने में हेल्प हो आगे कि हाँ एक्चुअली में पढ़ना क्या है हमें। तो देखो, पहली बात, डेप्रिसिएशन जो है आपका लॉस। डेप्रिसिएशन आपका लॉस है। किस चीज का लॉस है? तो लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक कार खरीदा आपके बिजनेस के लिए। आपके बिजनेस के लिए आपने एक कार खरीदा, अपने मैनेजर्स वगैरह को आपने दिया कि आप इसको यूज करो। आपने इस कार को खरीदा रुपीस 10 लाख। 10 लाख इसका परचेज कॉस्ट है, एक्विजिशन कॉस्ट है। परचेज कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, जो आप कहना चाहो इसको, दोनों सेम है। आपने 10 लाख रुपए में इसको खरीदा, 4 साल इसको आपने यूज किया। 4 ईयर आपने क्या किया, इसको यूज किया। और 4 साल के बाद अगर आप इसको सेल करने जाते हो, अगर 4 साल के बाद आप इसको सेल करने जाते हो, क्या आपको 10 लाख रुपए मिलेगा या 10 लाख से कम मिलेगा? तो आपको ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, सर 10 लाख से तो कम ही मिलेगा। तो लेट्स से आपको मिला 8 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस, व्हाट कैसे। तो अगर आपको 8 लाख रुपए मिला तो बताओ ये 10 लाख से जो 8 लाख आ गया, 10 से 8, इस बीच में 2 लाख रुपए कहां गया? ये जो आपका लॉस हुआ, ये लॉस क्या है? एक बेसिक सा मैं मीनिंग लाने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ ये 2 लाख रुपए का कुछ तो नाम दोगे, क्यों मेरा वैल्यू कम हुआ? क्योंकि आपने यूज किया, क्योंकि आपने इस एसेट को क्या किया, यूज किया। क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई, अब इसकी उतनी मार्केट वैल्यू नहीं रही है कि नहीं। देयर आर लॉट ऑफ रीजन जिसमें से हम अभी कुछ पढ़ेंगे। तो ये जो लॉस हुआ ना, इसे नाम दिया जाता है डेप्रिसिएशन। इसे नाम दिया जाता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब अभी तक मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी एसेट जिसको यूज करने की वजह से, टेक्नोलॉजी के एडवांस हो जाने की वजह से जब भी उसके वैल्यू में कोई चेंज आता है, दैट विल बी टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। तो उसे आप सिंपल नाम क्या दोगे, डेप्रिसिएशन। तो ये तो हो गया अपना एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि डेप्रिसिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या आ रहा है अपना। अब आगे अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कि हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है ये, ठीक है। पहले चैप्टर का एक क्रक्स मैं बता रहा हूं आपको, ताकि आपको नीड समझ आ जाए कि हाँ हमें जानना ये क्या क्या यहाँ पे है, आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो पहला तो आपका एक नीड आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ये अपने को एक डिटेल में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ चुका है कि डेप्रिसिएशन। अब आपके दिमाग में एक और चीज आ सकती है कि क्या सर ये हर एसेट के ऊपर लगता है? तो मैं बोलूंगा नहीं। आज अब दूसरा अपना क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये किस एसेट पे लगता है। अब मैं इसका ट्रीटमेंट आपको बताता हूं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्राफ्ट किया होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्राफ्ट किया होगा। इसको अभी के लिए मिटा रहा हूं मैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, जो लॉस वाले आइटम होते हैं वो आपके डेबिट साइड आ रहा होता है। तो डेबिट साइड आ रहा होता है। डेप्रिसिएशन भी अभी आपने देखा कि लॉस है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन यहां पे कहीं आएगा, टू डेप्रिसिएशन। वैसे ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर अपने सिलेबस में डिटेल्ड में है, बट हाँ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह में जरूर इसको पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपका आएगा डेप्रिसिएशन। लेट से अभी आपने देखा 2 लाख रुपए का जो लॉस हुआ, तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो अपने को ये तो मतलब चला गया कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। दूसरा अपने माइंड में अब क्वेश्चन क्या आ रहा है नेक्स्ट, कि ये 2 लाख रुपए का कैलकुलेशन कैसे होगा। मींस तीसरा क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है।
नेक्स्ट यहां पे एक और अकाउंट ड्राफ्ट किया जाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आपको समझ आ रहा होगा, अभी तो बहुत है, आगे जाकर धीरे 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 और चैप्टर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहां पे किसी एसेट को, लेट से आपने कार लिखा, तो आप यहां पे लिखोगे कार कितने का, 10 लाख रुपए, और डेप्रिसिएशन अगर आपने 2 लाख रुपए लगा दिया, तो आज के टाइम बताओ इस कार की वैल्यू कितनी, 8 लाख रुपीस। तो एसेट कुछ ऐसा दिखाया जाता है, मतलब एसेट आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाओगे। तो यहां तक हमने देखा डेप्रिसिएशन का नीड क्या है। अब आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन लगने के रीजन क्या क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन किस एसेट पे लगता है, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज क्या होती है, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसको हम यहाँ पे स्टडी करें। सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टेकअप करते हैं, एसेट होता क्या है, एसेट होता क्या है बताओ। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में, अगर आपके पास 11th 12th में कॉमर्स होगा तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा। आप बताओ एसेट, किसी चीज को आप एसेट बोलोगे उसका कुछ क्लासिफाइंग पॉइंट होता है, बताओ वो पॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखो मैं एक यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं NUP। अगर ये तीनों कंडीशन क्वालिफाई हो जाता हो किसी चीज पे, दैट मींस वो चीज एसेट है। वो चीज क्या है, एसेट है। सबसे पहले मैं आपको ना एसेट का कुछ टाइप बताता हूं। एसेट का मतलब अभी के लिए क्या समझो, अगर किसी चीज की आपके पास ओनरशिप है, अगर किसी चीज की आपके पास ओनरशिप है तो वो आपका एसेट है। अगर किसी भी चीज की आपके पास ओनरशिप है तो वो आपका क्या है, एसेट है, और उसको आप बिजनेस में यूज कर रहे हो। वो ओनरशिप प्लस वो चीज आप बिजनेस के नाम पे, उसकी ओनरशिप है तो बिजनेस में जिसके नाम पे है वो चीज उसके लिए एसेट हो गई। अब एसेट का कितना टाइप होता है, तो एसेट के ब्रॉडली एक होता है करंट एसेट, एक होता है आपका करंट एसेट, और दूसरा आपका होता है नॉन करंट एसेट। अब अभी के लिए आप पूरे चैप्टर के बारे में नहीं सोचो, अभी के लिए आप क्या सोचोगे, सिंपल एसेट। तो एसेट के मेनली 3 टाइप होते हैं, एक होता है आपका करंट एसेट और दूसरा आपका होता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो करंट एसेट समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट यहां पे मैं आपको कुछ क्वालिफाइंग पॉइंट दे रहा हूं। These are those assets which can be realized in cash within 12 months from end of accounting year or within operating cycle of business। बताओ तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, अगर किसी भी एसेट को आप कैश में रियलाइज कर सको अकाउंटिंग ईयर के 12 महीनों के अंदर, मतलब अगर किसी भी एसेट को नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर आप कैश में रियलाइज कर सको तो वो क्या होता है, करंट एसेट्स। बट किसी किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल, किसी किसी बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो डिटरमाइन करता है कि करंट एसेट्स क्या होगा और करंट एसेट्स क्या नहीं। मतलब अगर बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन, अगर बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन किसी एसेट को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट विल बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स। एग्जांपल बताओ इसका क्या क्या हो सकता है, तो स्टॉक हो गया। स्टॉक बताओ, स्टॉक बिजनेस में होता ही क्यों है, नेक्स्ट 12 महीनों के अंदर आप इसको बेच के कैश में रियलाइज कर सकते हो, या तो कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल जो भी होगी उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आप उसको रियलाइज कर सकते हो। कैश, कैश एक्चुअली में इस डेफिनेशन में कैश को स्पेसिफिकली बोला गया कि कैश करंट एसेट्स है।
क्योंकि वो अपने आप में ही कैश है, रियलाइज करने का कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो कैश को आप डेफिनेशन पे जज नहीं करोगे, कैश विल ऑलवेज बी अ करंट एसेट्स, इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स वो पर्सन होता है जिसको आपने क्रेडिट सेल किया है, तो ऑब्वियसली वो आपको 12 महीनों के अंदर पेमेंट देगा। तो विद इन 12 मंथ और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी आपको वो पर्सन पेमेंट देने वाला है। मतलब दे कैन बी इजीली रियलाइज्ड इन कैश विद इन नेक्स्ट 12 मंथ और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। तो ये भी आपका क्या हो गया? करंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल बताओ क्या होता है? तो बिल रिसीवेबल होता है अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज करके आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसको 12 महीनों के अंदर, ये जनरली 3-4 महीने का, 6 महीने का ज्यादा से ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो 12 महीनों के अंदर आप इसको कैश में रियलाइज कर सकते हो। और आपने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा होगा, नहीं तो अपना चैप्टर भी है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसमें भी आप समझोगे कि बिल रिसीवेबल में जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें इजीली डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज होती है कि आप बैंक के साथ उसको इजीली डिस्काउंट करवा सकते हो। मतलब फिर से प्रूव होता है। इट इज ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी रियलाइज्ड इन कैश विद इन नेक्स्ट 12 मंथ और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। तो करंट एसेट्स क्या होता है? तो सिंपल एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी भी एसेट को 12 महीनों के अंदर या तो ऑपरेटिंग साइकिल के बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आपका करंट एसेट्स, पहली चीज। अब आता है बात नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, एक बार तो नॉन करंट एसेट्स का डेफिनेशन बोलोगे क्या है? तो नॉन करंट एसेट्स का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच आर नॉट करंट एसेट्स। ये कैसा डेफिनेशन है? बिल्कुल ऐसा ही कुछ डेफिनेशन है। जो करंट एसेट्स नहीं है वो नॉन करंट एसेट्स है, जो करंट एसेट्स नहीं है वो नॉन करंट एसेट्स है। अब ये कुछ ऐसा ही है। आप ऐसा, अच्छा कुछ स्टूडेंट ऐसा तो नहीं समझ रहे कि फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों बराबर है, तो बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, इन दोनों में अंतर है। अभी हम देखेंगे दोनों में क्या क्या अंतर है। ये टोटल 4 हिस्से, नॉन करंट एसेट्स के टोटल 4 हिस्से हैं। पहला आपका आता है इसमें से फिक्स्ड एसेट्स। अब क्लियर हो गया होगा जो कंफ्यूजन होगा, जिसको हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। एक होता है आपका, अच्छा इसको फिक्स्ड एसेट्स भी मत लिखो, इसको आप लिखोगे टेंजिबल एसेट। फिर आता है आपका इनटेंजिबल एसेट, जिसके लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26। एक आपका यहां पे आता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपका AS दिया गया है AS 13। और एक है आपका फोर्थ पार्ट इसका डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट AS 22, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। तो नॉन करंट एसेट्स के टोटल 4 पार्ट है। एक होता है आपका टेंजिबल एसेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये तो हमें पूरा पढ़ना है, ये तो हमें फाउंडेशन लेवल पे पूरा पढ़ना है। एक है आपका इंटेंजिबल एसेट AS 26, ये हमें पूरा नहीं पढ़ना, इसके बारे में थोड़ी सी चीज पढ़नी है, थोड़ी सी। और इन्वेस्टमेंट AS 13 और डेफर्ड टैक्स एसेट्स AS 22, ये आप सीए इंटर लेवल पे पढ़ोगे, मतलब ये दोनों अपने सिलेबस में नहीं है। तो नॉन करंट एसेट्स के टोटल 4 पार्ट होते हैं। अगर मैं इन दोनों पार्ट को मिला दूं, टेंजिबल एसेट एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट, तो ये दोनों मिलाकर बनता है आपका फिक्स्ड एसेट्स। और अब आपका जो कंफ्यूजन था कि क्या फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों सेम होते हैं, वो शायद क्लियर हो गया। नॉन करंट एसेट्स एक ब्रॉड टर्म है, फिक्स्ड एसेट्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ऑन अदर
term fixed assets can be sum. Fixed assets can be described as sum total of tangible as well as intangible assets. Tangible हमें पूरा पढ़ना है, intangible थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन बोलोगे सर किस पे लगता है, कौन से एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है? तो देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, डेप्रिसिएशन जो लगता है ना आपका, ये लगता है डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। करंट एसेट्स पे कोई डेप्रिसिएशन का सवाल नहीं आता। ये बिजनेस में बेचने के लिए रखा गया है, ये बिजनेस में बेचने के लिए रखा गया है। इसको आप क्या करोगे, लॉन्ग टाइम यूज के लिए नहीं रखा गया, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और जो चीज शॉर्ट टाइम के लिए 12 महीनों के अंदर उसको कैश में रियलाइज कर सकते हो, उस पे क्या ही डेप्रिसिएशन। कभी सुना है स्टॉक की, वहां पे क्या कहते हैं, उसका स्टॉक का रखे रखे आप वैल्यू क्या कर रहे हो, कम, मार्केट वैल्यू कम होता है, वो कुछ और है। तो डेप्रिसिएशन आपका किसके ऊपर लगेगा, ये चीज आप क्लियर कर लो, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। तो अब बात आती है फिक्स्ड एसेट्स का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो आ जाओ मैं आपको क्लियर करूं सबसे पहले कि हम हैं कहां पे। पहले आपने देखा हर 5 मिनट में मैं आपको याद दिलाऊंगा पूरे चैप्टर में, कोई भी चैप्टर हम अकाउंट्स का पढ़ रहे हैं, हर 5-10 मिनट में हम याद करेंगे हम एक्चुअली में हैं कहां पे, आपको पता चलना चाहिए। हमने पढ़ा एसेट, एसेट के हमने पढ़े टोटल नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, जिसमें टोटल 4 पार्ट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, दो अपने को मतलब है, ये दोनों आ गया अपना फिक्स्ड एसेट्स। और हमने बोला फिक्स्ड एसेट्स पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो अब अपने को एक नीड आ गई, हम कोई टॉपिक तभी पढ़ेंगे जब अपने को नीड अराइज हो कि हाँ ये क्यूरियोसिटी आनी चाहिए अपने पास कि हाँ ये टॉपिक का तो नीड है। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, ये हमें यहाँ पे देखना है कि एक्चुअली में होता क्या है। तो आज फिक्स्ड एसेट, टोटल इसमें 3 कंडीशन है। वैसे तो देखो फिक्स्ड एसेट्स का एक सिंपल सा दिमाग में क्या बात आता है कि जिसको बिजनेस में जिस एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए रखा गया हो उसे मैं फिक्स्ड एसेट्स बोलूंगा। एक नॉर्मल यहाँ पे बात यही बोली जाती है कि फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट होता है जिसको बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए रखा गया। लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में पूरा डेफिनेशन नहीं है। पूरा डेफिनेशन क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट और यहां पे एसेट साइड में मैं लिखता हूं लोन एंड एडवांसेस 10 लाख रुपए का। लोन एंड एडवांसेस मैंने लिखा 10 लाख रुपए का। ये अपना एसेट साइड। क्या ये लोन एंड एडवांस मतलब मैंने किसी को लोन दिया है? बिल्कुल वही है, 10 लाख रुपए दिए। लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं है? बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए। क्या मैं इसको फिक्स्ड एसेट्स बोलकर इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दूं? बताओ। क्या मैं इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दूं? तो बिल्कुल नहीं। लोन पे क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करो, उससे 10 लाख लेने हैं, 10 लाख के साथ ब्याज भी लूंगा, कम करने की बात तो दूर तक है। तो ये डेफिनेशन तो अपने आप में पूरा नहीं है, ये बात तो क्लियर है। तो मैं आपको 3 यहां पे वर्ड बता रहा हूं। देखो, फर्स्ट नॉट अवेलेबल फॉर सेल। नॉट अवेलेबल फॉर सेल, अगर किसी चीज को बिजनेस में आपने सेल करने के लिए नहीं रखा है तो आप उसे फिक्स्ड एसेट्स बोलोगे। बताओ, तो बोलोगे क्या सर जो ये अभी अभी कार सेल करने की बात हो रही थी बिजनेस वाली, क्या वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं था? उसको तो सेल करने के लिए वर्ड और भी है आगे, नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि आपका वो काम नहीं है सेल करना, आपका वो काम सेल करना नहीं है। अगर आप बिल्डर हो और आपका स्टॉक वगैरह में ही आप बिल्डिंगें खरीदते बेचते हो तो आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगा, क्योंकि वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का काम है उसको सेल करना। तो पहला आपका कंडीशन क्या है? नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मेरी कोचिंग में बताओ, जो मेरी कोचिंग में
पोडियम रखा हुआ है, चेयर्स रखे हुए हैं, क्या ये सेल करने के लिए? नहीं, खराब कभी पुराने होंगे तब मैं इसको सेल करूंगा। मतलब दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हेंस ये फिक्स्ड एसेट्स का डेफिनेशन पहला डेफिनेशन आपका क्वालिफाई करता है। उसके बाद दूसरा देखो क्या है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज मोर देन 12 मंथ। इसका जो यूजफुल लाइफ होना चाहिए वो 12 महीनों से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कम से कम 12 महीने तो बिजनेस में यूज होना चाहिए वो, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। आप बिजनेस में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें उसका यूज होना चाहिए। तो अगर मैं बात कर रहा था अभी बैलेंस शीट में जो लोन लिखा था 10 लाख रुपए मैंने किसी को दिए थे, ये फिक्स्ड एसेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लॉन्ग टर्म जो आप बोल, लॉन्ग टर्म तो कहीं आता ही नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, बट ये जनरल लॉजिक है। ये देखो, ये है लॉन्ग टर्म, जो जनरल अपना एक वर्ड होता है फिक्स्ड एसेट्स का, वो ये है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स शुड बी मोर देन 12 मंथ। बट देयर आर 2 मोर कंडीशन जो आपके फिक्स्ड एसेट्स का डेफिनेशन को पूरा करता है। ऑब्वियसली अगर आप चाय बनाते हो तो सिर्फ पानी से नहीं बनता, उसमें बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है। ऐसे ही आपका यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स से सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स नहीं बनता, 2 और चीजें यहां पे रखनी पड़ती है। पहला, वो नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, आपका यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए। तो पहला नॉट अवेलेबल, दूसरा यूजफुल लाइफ, तीसरा प्रोडक्शन में यूज होना चाहिए। अगर मैं बात करूं अपने कोचिंग के चेयर की, मान लो 5 लाख रुपए का चेयर है, बताओ पहला कंडीशन, क्या ये अवेलेबल फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? बिल्कुल नहीं जी। दूसरा, क्या इसका यूजफुल लाइफ 12 महीनों से ज्यादा है? ऑब्वियसली 3 साल हो गए। तीसरा, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या मैं उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूं? बिल्कुल सर्विस प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूं, आपको पढ़ाने में कर रहा हूं। तो ये फिक्स्ड एसेट्स का डेफिनेशन क्वालिफाई करता है। तो पहली चीज तो आपको यहां पे क्लियर हो गई, फिक्स्ड एसेट्स का डेफिनेशन क्या होता है। आगे चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के भी टोटल 2 पार्ट थे। फिक्स्ड एसेट्स में हमने अभी अभी देखा था, फिक्स्ड एसेट्स के 2 पार्ट थे। पहला टेंजिबल एसेट एंड दूसरा इंटेंजिबल एसेट। तो एक होता है आपका टेंजिबल एसेट और दूसरा आपका होता है इंटेंजिबल एसेट। मैंने आपको बताया टेंजिबल एसेट से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है और इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड आपका AS 26 है। टेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, ठीक है। तो which can be seen और touched। अब ऐसा नहीं कि आपको, अगर आप और मुझे अगर देखा या छुआ जा सकता है तो हम लोग क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्या कहते हैं कंडीशंस। हमने 3 कंडीशन अभी अभी जस्ट डिस्कस किए कि वो तीनों कंडीशन अगर पूरी होगी तभी वो आएगा। तो which can be seen और touched वो टेंजिबल होगा, और जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, can't be seen or touched, that will be qualified as a intangible asset। अब intangible asset अपने सिलेबस में पूरा नहीं है, ठीक है। पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका AS 26 ये इंटर में है, तो जो है वो हम पढ़े। इंटेंजिबल एसेट बस अपने को ये देखना है ये एसेट फिक्स्ड एसेट्स के डेफिनेशन में क्यों आता है। तो फिक्स्ड एसेट्स के डेफिनेशन में क्यों आता है बताओ? क्योंकि लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ। माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाती है? विंडोज सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको कॉपी तो आप करके दूसरे को दे सकते हो, लेकिन उसका एक्सक्लूसिव जो कॉपीराइट है, एक्सक्लूसिव जो ओनरशिप है, जो विंडोज का ओनरशिप है वो किसके पास है?
माइक्रोसॉफ्ट के पास। तो एक्सक्लूसिवली ओनरशिप, एक्सक्लूसिव कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट के पास, और जब पूरा का पूरा कंट्रोल ही उसके पास है तो इसका मतलब ये किसकी फिक्स्ड एसेट्स हुई? माइक्रोसॉफ्ट की। तो जब ओनरशिप ही उसकी है, इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स के डेफिनेशन में क्वालिफाई करता है कि इसका किसी ना किसी के पास इंटेंजिबल एसेट जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, किसी ना किसी के पास एक्सक्लूसिव ओनरशिप होती है। आप उसको कॉपी जरूर कर सकते हैं पर उसका राइट कम नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो ओरिजिनल वर्जन तो भाई साहब उन्हीं के पास है जो आपको वहीं से खरीदना पड़ता है। तो विंडोज, इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉपीराइट। कॉपीराइट इसका एग्जांपल दे दिया। पेटेंट हो सकता है किसी चीज को बनाने का फॉर्मूला, किसी चीज को बनाने का फॉर्मूला। जैसे कि डाइजिन एक मेडिसिन है, एक बार किसी ने बना दिया, दूसरा किसी ने अभी तक कॉपी नहीं किया क्योंकि उसके पास उसका क्या है, उसने उस फॉर्मूले का अपने एक्सक्लूसिव कंट्रोल ले रखा है। तो पेटेंट, कॉपीराइट ऐसे कुछ एग्जांपल इंटेंजिबल, बिल्कुल गुडविल भी हो सकता है। गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट का बेस्ट एग्जांपल है। तो बताओ यहां पे आपने देखा कि इंटेंजिबल एसेट पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों लगता है हमने देखा, इससे ज्यादा हमें कुछ जानने की जरूरत यहां पे नहीं। टेंजिबल एसेट का एग्जांपल क्या क्या दे सकते हो? मशीनरी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग हो गया, तो ऐसी चीजें आती है। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट, ये अपना हो गया फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट। अब आती है बात, अपने को समझ आ गया फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, अपने को समझ आ गया फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? क्वेश्चन तो ये आता है डेप्रिसिएशन लगने का क्या रीजन होता है? एक तो हमने अभी दो रीजन आपको वैसे बताया था कि आपने उसको यूज किया, आपका मार्क वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो ऐसे ऐसे कुछ रीजन हो सकते हैं। तो पहले तो उस रीजन को डिस्कस करो, रीजन बिहाइंड डेप्रिसिएशन। लास्ट में पूरा इसको सम अप करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा है। रीजन बिहाइंड डेप्रिसिएशन, तो इसमें जो पहला रीजन आपका आता है इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम क्या होता है? आपने इसको बिजनेस में 3 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, 4 साल यूज किया, क्या इतना यूज करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो उसकी वैल्यू उतनी ही हो जितना आपने परचेज कर रखा था? बिल्कुल नहीं। तो ड्यू टू यूज इन बिजनेस, ड्यू टू यूज इन बिजनेस, बिजनेस में यूज करने की वजह से उस एसेट की वैल्यू, उस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है, और जो वैल्यू डिक्रीज होती है दैट इज ओनली डेप्रिसिएशन। उसे क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो पहला तो इसका रीजन क्या हो गया? इफ्लक्स ऑफ टाइम ड्यू टू यूज इन बिजनेस, ड्यू टू रेगुलर यूज इन बिजनेस। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक सिंगल वर्ड में बोलूं तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आज के टाइम टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अपग्रेड हो रहा है। फॉरेन कंपटीशन, डोमेस्टिक कंपटीशन, हर जगह की वजह से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या हो रही है? अपग्रेड हो रही है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से पुराने एसेट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आपने जो कार खरीदा था वो बहुत पुराना मॉडल है, बिजनेस में यूज कर रहे थे आप, अब उस कार का नया मॉडल आ चुका है, तो ऑब्वियसली जब आप बेचोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। आईफोन बताओ, जब आप बिजनेस में मान लो अपने एम्प्लॉयज को आप फोन देते हो, मैं बिजनेस क्यों बोलता हूं, जब तक आप उसको बिजनेस में यूज नहीं करोगे तब तक यहाँ पे बात ही नहीं आएगी। ये देखो ना, ड्यू टू यूज इन बिजनेस, है कि नहीं? तो अगर उसका लेटेस्ट वर्जन आने लगा तो पुराने की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम। वो जो वैल्यू कम हो रही है दैट इज डेप्रिसिएशन। तो एक तो आपका हो गया ऑब्सोलेंस। उसके बाद अच्छा एक चीज मैंने सॉरी ये इफ्लक्स ऑफ टाइम नहीं, आपका आएगा वियर एंड टीयर। बाय मिस्टेक इसमें ऐड किया इफ्लक्स ऑफ टाइम, तो यहां पे देखो। तो वियर एंड टीयर का मतलब क्या हो गया? ड्यू टू यूज इन बिजनेस। और इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब ड्यू टू नॉट यूज इन बिजनेस। मतलब उसको आपने आइडल छोड़ दिया है, बेकार छोड़ दिया है, रख के।
बताओ किसी चीज को अगर आप एक जगह पे रख के 2-2 साल अगर छोड़ दो तो ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ टाइम, तो ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम रखे रखे उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो 3 तरीके आपने एक तो देखा डेप्रिसिएशन लगने का, वियर एंड टियर जिसे मैं बोलूंगा क्या, ड्यू टू यूज इन बिजनेस, रेगुलर यूज इन बिजनेस, ऑब्सोलेंस ड्यू टू एडवांसमेंट, ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तीसरा बताओ इन्फ्लक्स ऑफ टाइम, इन्फ्लक्स ऑफ टाइम में क्या बोलोगे, ड्यू टू नॉट यूज इन बिजनेस, किसी एसेट की रखे रखे भी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उसके बाद फोर्थ आ जाओ, फोर्थ में देखो एक आपका होता है, पहले तो लिखो लॉस इन मार्केट वैल्यू, लॉस ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू उसका धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होता रहता है। किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ऑब्वियसली अगर उसका मार्केट वैल्यू जिसको आपने खरीदा 10 लाख में था, आज अगर बिक ही रहा है वो 6 लाख में, तो ऑब्वियसली आपको उससे ज्यादा नहीं उससे कम ही मिलेगा। दैट इज आल्सो डेप्रिसिएशन। और एक होता है आपका डिप्लीशन। डिप्लीशन जनरली यूज किया जाता है माइंस वगैरह में, जैसे कि कोल माइन, जहां पे लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। कीवर्ड पे ध्यान देना, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस। तो माइंस वगैरह कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेस को, और वहां पे उतनी ही कैपेसिटी थी, तो ऑब्वियसली वहां की वैल्यू क्या होगी, उसकी कम होती जाती है। तो डिप्लेशन का यूज जनरली माइंस वगैरह में किया जाता है, लेट्स से कोल माइन जहां से कोयला वगैरह निकाला जाता है। तो रीजन बिहाइंड डेप्रिसिएशन में बताओ हमने क्या क्या देखा। एक तो